डियर स्टूडेंट्स, अनाटमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी और अनाटमी के इस पेपर के अंदर आज हम पढ़ेंगे डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम में डिफरेंस, डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के अंदर डिफरेंस, और डाइकोट स्टेम्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्विबीजपत्री जो तने हैं उनके अंदर सामान्य द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले जैसे डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम की जब अनाटमी की स्टडी की जाती है, स्लाइड बना करके जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि डाइकोट स्टेम के अंदर जो एपिडर्मिस होती है उसकी कोशिकाएं बड़ी और बहुकोशिकीय होती हैं और बहुकोशिकीय हेयर्स वाली होती हैं, यानी एपिडर्मल जो हेयर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यह विशेषता है। जबकि मोनोकोट स्टेम के अंदर एपिडर्मल सेल्स छोटी होती हैं और उसके ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर्स नहीं मिलते हैं। हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम में कोलेनकाइमा की बनी होती है, जबकि मोनोकोट स्टेम के अंदर ये स्क्लेरेनकाइमा या क्लोरेनकाइमा से बनती है। कॉर्टेक्स डाइकोट स्टेम के अंदर पेरेनकाइमा से बना होता है, जबकि मोनोकोट स्टेम के अंदर यह अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। और हाइपोडर्मी से कॉर्टेक्स और पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। हाइपोडर्मी से कॉर्टेक्स तक मृदु तक मिलता है, जो कि ग्राउंड टिश्यू पूरा ही इसका पेरेनकाइमा का बना होता है। डाइकोट स्टेम के अंदर जो एंडोडर्मिस है वो पेरेनकाइमा की एकल परत होती है, जिसमें कभी कभी स्टार्च के कण भी मिलते हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम में एंडोडर्मिस नहीं मिलती है। पेरिसाइकल पेरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा की एक या दो परतों के रूप में मिलती है डाइकोट स्टेम के अंदर। मोनोकोट में पेरिसाइकल नहीं मिलती है। इसके बाद वेस्कुलर बंडल्स की जो विशेषता है डाइकोट स्टेम्स के अंदर, उसके कुछ कैरेक्टर्स पॉइंट वाइज किए हैं। जैसे डाइकोट स्टेम में एक या अधिक वेस्कुलर बंडल रिंग में पाए जाते हैं, जो कोलेट्रल होते हैं, बाइकोलेट्रल और ओपन होते हैं। तो ये डाइकोट स्टेम की विशेषता है। और मोनोकोट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरे मिलते हैं, जो कोलेट्रल व क्लोज होते हैं, यानी यहाँ पर कैम्बियम नहीं पाई जाती है, ओपन नहीं होते हैं, बंद होते हैं। कैम्बियम मिलती है तो वेस्कुलर बंडल ओपन कहलाते हैं, और कैम्बियम नहीं है वेस्कुलर बंडल में तो ऐसे वेस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड यानी बंद कहलाते हैं। डाइकोट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स की संख्या कम मिलती है, जबकि मोनोकोट स्टेम्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स की संख्या ज़्यादा होती है। वेस्कुलर बंडल्स डाइकोट स्टेम्स के अंदर वेज शेप्ड होते हैं, और इधर मोनोकोट स्टेम के अंदर ये ओवल होते हैं, अंडाकार। बंडल सीध डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर नहीं मिलती है, जबकि मोनोकोट स्टेम्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर स्क्लेरेनकाइमा की बंडल सीध पाई जाती है। जाइलम में वेसल्स अधिक और अरीय क्रम में विन्यस्त होती हैं, यह डाइकोट स्टेम्स की विशेषता है। जबकि मोनोकोट स्टेम में जाइलम में वेसल्स कम मात्रा में मिलती हैं और वी या वाई शेप में व्यवस्थित होती हैं। फ्लोएम के अंदर डाइकोट स्टेम में फ्लोएम पेरेनकाइमा मिलता है, जबकि मोनोकोट स्टेम के अंदर फ्लोएम पेरेनकाइमा नहीं मिलता है। वेस्कुलर बंडल्स जो डाइकोट स्टेम्स के होते हैं उनमें लाइसोजिनस कैविटी नहीं मिलती है, जबकि मोनोकोट्स के अंदर पाई जाती है। लयजात गुहिका कहते हैं इसको, जो कि मोनोकोट वेस्कुलर बंडल्स की ही विशेषता है। मेडुलरी रेज के बारे में, डाइकोट स्टेम्स के बारे में, वेस्कुलर बंडल्स के बीच अरी दिशा में पिथ से पेरिसाइकल तक देखने को मिलती हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम्स में मेडुलरी रेज यानी मज्जा रश्मियाँ नहीं पाई जाती हैं। और पिथ स्टेम के सेंट्रल पार्ट में सुविकसित मिलती है ये डाइकोट स्टेम्स के अंदर, जबकि मोनोकोट में पिथ नहीं मिलती है। और डाइकोट स्टेम्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ बाइनियल या पेरिनल स्टेम्स जो होते हैं, यानी द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, उनके अंदर मिलती है, जबकि मोनोकोट स्टेम्स के अंदर सेकेंड ग्रोथ नहीं मिलती है। लेकिन कुछ एक प्लांट्स हैं जैसे ड्रेसिना यूका, इन सब के अंदर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जो कि मोनोकोट स्टेम है। इसके बाद डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के अंदर डिफरेंस देखिए। डाइकोट रूट में वेस्कुलर बंडल्स की संख्या 2 से 5 तक होती है, जबकि मोनोकोट रूट के अंदर 6 से 8 तक या इससे अधिक हो सकती है। पेरिसाइकल लेटरल रूट्स के अलावा वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम भी बनाती है। यह डाइकोट रूट की विशेषता है कि जो परिरंभ है वो पार्श्व जड़ों को भी बनाती है, और इसके अलावा समेन कैम्बियम और कोर कैम्बियम भी बनाती है। जबकि मोनोकोट स्टेम्स के अंदर चूँकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए पेरिसाइकल केवल पार्श्व जड़ें ही बनाती है।
डाइकोट स्टेम्स के अंदर पिथ बहुत कम विकसित होती है या नहीं पाई जाती है, जबकि मोनोकोट स्टेम्स के अंदर पिथ वेल डेवलप्ड होती है। इसके अलावा कैम्बियम उपस्थित होती है और सेकेंड ग्रोथ मिलती है डाइकोट स्टेम्स के अंदर, जबकि मोनोकोट स्टेम्स के अंदर कैम्बियम नहीं मिलती है। मोनोकोट रूट के अंदर कैम्बियम नहीं मिलती है और डाइकोट रूट के अंदर कॉर्टेक्स अपेक्षाकृत छोटा होता है, जबकि मोनोकोट रूट के अंदर कॉर्टेक्स बहुत चौड़ा होता है। डाइकोट रूट में मेटाजाइलम की वेसल्स चौड़ी और पॉलीगोनल यानी बहुभुजाकार होती हैं, जबकि मेटाजाइलम इसमें मोनोकोट रूट में मेटाजाइलम की वेसल्स अधिक डायमीटर की और गोलाकार होती हैं। डाइकोट रूट की खासियत है कि एंडोडर्मिस पतली होती है और इसमें कैस्पेरियन पट्टियाँ अधिक स्पष्ट पाई जाती हैं, जबकि मोनोकोट रूट की जो एंडोडर्मिस है वो पतली भित्तियुक्त होती है और कैस्पेरियन पट्टियाँ केवल यंग रूट में ही प्रदर्शित होती हैं। तो ये डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम के डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं और डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के डिफरेंस हैं। तो ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं, इन सबको याद करना ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पर ही स्टेम की जो डिटेल स्टडी है वो कर पाना संभव हो पाता है। अब हमें देखना है डाइकोट स्टेम्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होती है। तो हम जानते हैं कि जब द्वितीयक वृद्धि होती है उसी के द्वारा ही जो स्टेम हैं उनकी मोटाई बढ़ती है और ये दो मेरिस्टेम्स जो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ होती है। रम क्षेत्र में इस मेरिस्टेम्स को वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है, समवेन कैम्बियम, और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में यानी कॉर्टेक्स वाले जोन के अंदर जो कैम्बियम विकसित होती है इसको फेलोजन कहा जाता है और इसका दूसरा नाम वेस्कुलर कैम्बियम भी है। तो वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, जबकि फेलोजन के द्वारा कॉर्टेक्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स टिश्यू बनते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए सेकेंडरी ग्रोथ की, यानी स्टीलर रीजन रंभ क्षेत्र तथा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन अर्थात रंभ बाह्य क्षेत्र में जो सेकेंडरी टिश्यू बनने से तने के व्यास में जो मोटाई यानी ग्रोथ होती है उसे ही द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। तो डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी दो हेड में करते हैं, एक तो सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन और दूसरा है सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो स्टीलर रीजन के अंदर देखिए इसको दो पॉइंट में पढ़ा जाता है, यानी ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनने के बाद दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनती है और फेसिकुलर तथा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जुड़ करके ही कैम्बियम की एक संपूर्ण वलय बनाते हैं। तो यह वेस्कुलर कैम्बियम कहलाती है। अब इसके बाद इसकी एक्टिविटी होती है, यानी एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। तो कैम्बियम की प्रत्येक सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं जिससे दो डॉटर सेल्स बनती हैं और एक सेल मेरिस्मेटिक रहती है और दूसरी सेल सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तो कैम्बियम की जो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स से ये टिश्यू बनते हैं और कैम्बियम की रे इनिशियल्स अंदर और बाहर पेरेनकाइमेटस सेल्स बनाती है जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज में बदल जाती हैं। तो ये कैम्बियम की एक्टिविटी थी। इसके बाद एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन के अंदर किस प्रकार से होती है सेकेंडरी ग्रोथ, तो यह कोर कैम्बियम की एक्टिविटी से होती है, यानी कोर कैम्बियम या फेलोजन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, ओरिजिन एंड एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बनने से एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन पर यानी रंभ बाह्य जो क्षेत्र है उस पर एक प्रेशर डेवलप होता है और जिससे एपिडर्मिस अनेक स्थानों से रप्चर हो जाती है, फट जाती है और कुछ समय के बाद ये नष्ट हो जाती है। लेकिन कॉर्टेक्स की सेल्स लचीली होती हैं और इस टिश्यू में एक सेकेंडरी मेरिस्टेम विभेदित होता है जो फेलोजन कहलाता है और यह फेलोजन निम्न स्तर बनाता है, जैसे फैलम। तो यह फैलम जो स्तर है बाहर की ओर बनता है। फैलम की परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं और यह स्तर बाहर की तरफ बनता है और इसकी सेलुलोज से बनी सेल वाल पर सुबेरिन का भी जमा हो जाता है। कुछ प्लांट्स की जो फैलम होती है यानी कॉर्क सेल्स होती हैं उनमें सुबेरिन नहीं पाया जाता है,
इस प्रकार की सेल्स को फेलोइड्स कहा जाता है, जैसे बिटुला प्लांट के अंदर। इसके बाद जो फेलोजन है उसके द्वारा अंदर की ओर एक परत बनाई जाती है जिसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहा जाता है, या जिसको फेलोडर्म भी कहते हैं। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स अर्थात फेलोडर्म की कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं और इनकी सेल वॉल में सुबेरिन नहीं मिलता है, और इनमें उपस्थित पिट्स भी सामान्य होते हैं, जो गर्त पाए जाते हैं वो सामान्य होते हैं, और फेलोडर्म सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं। फैलम, फेलोजन तथा फेलोडर्म को सम्मिलित रूप से पेरिडर्म कहा जाता है। इसके बाद बार्क जो है वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर की ओर स्थित टिश्यू, जिसके अंदर शामिल हो जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स और पेरिडर्म। इन सभी को शामिल करके अगर कहा जाए तो हम इसे बार्क कहेंगे, यानी छाल वल्क जिसे कहते हैं। ये कुछ डायग्राम्स बनाए गए, जैसे शुरुआत की अवस्था के अंदर डाइकोट स्टेम है, इसमें वेस्कुलर बंडल्स हैं और इनके अंदर इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम दिखाई दे रही है फ्लोएम से जस्ट नीचे। इसके बाद फेस्कुलर बंडल्स के बीच में एक कैम्बियम डेवलप होती है जिसको इंटरफेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है, और यह इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और फेस्कुलर कैम्बियम ही मिल करके वेस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं, और इस वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा बाहर की ओर सेकेंडरी जाइलम और अंदर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। तो इस प्रकार से डाइकोट स्टेम्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।